हेलो दोस्तों, बिहार एग्जामों के प्लेटफॉर्म पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम साइंस सेक्शन का सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो हमारे प्लेटफॉर्म पे एडीओ होमवर्क सीरीज के रूप में चलाया जा रहा है। उसका टेस्ट हो चुका है, इसका सॉल्यूशन हम साइंस सेक्शन के सॉल्यूशन को देखते हैं। चलिए, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है आज का कि आपको बोला जा रहा है, यदि किसी साबुन के बुलबुले को ऋणात्मक आवेशित किया जाए तो उसकी त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक साबुन का बुलबुला है, ठीक है, उस बुलबुले पे पहले से ही पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है दोनों तरह के चार्जेस पाए जा रहे हैं। अब उस पे और एक्स्ट्रा कौन सा चार्ज देने की बात की जा रही है, नेगेटिव। आप नेगेटिव चार्ज दीजिए या तो फिर उस पे पॉजिटिव चार्ज दीजिए, दोनों के केस में क्या होता है, इसकी त्रिज्या जो होगी वो बढ़ जाएगी। त्रिज्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है, नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं या तो पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव पॉजिटिव मिलके क्या कर रहा है, प्रतिकर्षण कर रहा है। क्या कर रहा है, आपका प्रतिकर्षण कर रहा है। और प्रतिकर्षण जब कोई चीज हो रहा है तो वो क्या करता है, फैलाता है। आपका त्रिज्या के अनुदिश बाहर की ओर दबाव लगा रहा है और इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी आपका, तो बढ़ जाएगी। त्रिज्या क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि इस पे जो आपका पहले से कितना आपका इस पे प्रेशर होता है, तो पहले से जो प्रेशर होता है वो 40/R होता है। टी क्या है, तो टी आपका सरफेस टेंशन है, पृष्ठ तनाव है। टी क्या है आपका, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। और अगर बात करें कि जब हम उसे क्या कर रहे हैं, चार्ज दे रहे हैं, तब उस पे कितना, पी एक्सटर्नल जो दे रहे हैं, चार्ज दे रहे हैं, तब उस पे क्या हो रहा है, तो तब उस पे क्या हो जाता है, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 अपसाइलन नॉट हो जाता है। ये फॉर्मूला बाद में होता है। और पूरा हम अगर पूरे प्रेशर की बात करेंगे चार्ज देने के बाद, तो वो क्या हो जाएगा, 40/R माइनस अपसाइलन नॉट और सिग्मा स्क्वायर बाई 2 अपसाइलन नॉट, दोनों चार्जेस का जो चार्ज देने के बाद का प्रेशर और पहले का अतिरिक्त प्रेशर, दोनों को क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। तो इस तरीके से ये क्या होता है, बढ़ जाएगी। यहाँ पे बोला जा रहा है बुलबुला तुरंत फूट जाएगा। नहीं, बुलबुला तुरंत नहीं फूटेगा, क्योंकि जब हम उसकी त्रिज्या बढ़ भी जाती है चार्ज देने के बाद, तो वो कुछ देर तक वो अपने अवस्था में बनाए रखता है। बहुत अधिक चार्ज दे देंगे तब बुलबुला तुरंत क्या होगा, फूट जाएगा। तो आते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। चलिए, अलग अलग त्रिज्याओं R1 और R2 दिया हुआ है, जिसमें बोला गया है कि R1 बड़ा है R2 से, कि दो केशिका नलियों के जल में ऊर्ध्वाधर डुबोया जाता है। दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, उसको जल में क्या किया जा रहा है, डुबोया जा रहा है। तो पूछा जा रहा है, यदि जल की ऊंचाइयां H1 H2 है तो कौन सा संबंध सही होगा। तो केशिका नली को जब हम जल में डुबा रहे हैं, तो उसके लिए जो फॉर्मूला निकल के आता है वो 2t cos थीटा बाई होता है रो r और g। रो जो है घनत्व है, किसका घनत्व है, तो जिस लिक्विड में, द्रव में उसे हम डुबा रहे हैं, केशिका द्रव नली को। और g आपका क्या है, तो g आपका गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है। और r क्या है, तो r इस केशिका नली की त्रिज्या है। ये क्या हो गया, त्रिज्या है। और t की बात करते हैं तो ये पृष्ठ तनाव है। ये क्या है आपका, पृष्ठ तनाव है। और ये थीटा क्या है, तो थीटा कोण है, किसके किसके बीच का कोण है, तो जिस द्रव में उसे डुबा रहे हैं, द्रव और साथ में जो केशिका नली है, केशिका नली का जो दीवार है, केशिका नली का जो दीवार है, उसके बीच का स्पर्श कोण है, उसके बीच का कैसा कोण है, स्पर्श कोण है। तो आप इस फॉर्मूले से देख सकते हैं कि H जो है वो आपका क्या हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है त्रिज्या का। तो जब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है तो H1R1 बराबर होगा H2R2 का। और R अगर R1 बड़ा है तो जाहिर सी बात है कि H1 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, H1 छोटा होगा H2 से, ठीक है। तो आपका सही स्टेटमेंट आपका ये निकल के आ रहा है।
और इस तरीके से यहाँ पे एक बात करते हैं कि जो पारा होता है, पारा जब कांच की नली में पाया जाता है तो पारा और आपका जो केशिका नली होती है उसके बीच का जो कोण होता है वो लगभग 135 डिग्री होता है। मतलब कह सकते हैं 90 से क्या होता है, बड़ा होता है। और जैसे ही 90 डिग्री से बड़ा हो जाता है cos थीटा का वैल्यू नेगेटिव आता है। cos थीटा का वैल्यू क्या आ जाता है, नेगेटिव आएगा। इसीलिए पारा ऊपर चढ़ने के बजाय नीचे गिरता है। ठीक है, आते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट हमारा है क्रांतिक वेग, क्रिटिकल वेलोसिटी। मतलब ऐसा वेलोसिटी जिसपे की सीमा लगा हुआ हो, लिमिट लगा हुआ हो, इससे आगे बढ़ना नहीं चाहिए, उस टाइप की वेलोसिटी को हम क्रांतिक वेग कह रहे हैं। असमान अनुप्रस्थ काट वाली नली, कोई नली है जिसको कि क्या कर दिया गया है, असमान रूप से अनुप्रस्थ मोटाई में उसे काट दिया गया है। तो नली से प्रवाहित जो द्रव होगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो पहले वो क्या रहेगा, धारा रेखी प्रवाह था और बाद में वो काटने के बाद क्या हो जाएगा, क्षुब्ध प्रवाह में बदल जाएगा। ऐसा क्यों होता है, तो क्रांतिक वेग से कम, क्रांतिक वेग से अगर कम है आपका जो भी फ्लूइड होता है, द्रव होता है, उससे में बहने की जो प्रवाह है, जो बहता है, तो अगर आपका क्रांतिक वेग से उसका प्रेशर कम है तो वो आपका धारा रेखीय प्रभाव में बहेगा। धारा रेखीय प्रभाव मतलब कि पानी बहुत स्मूथ बहेगा। ठीक है, कोई छींटा उटा नहीं पड़ रहा है, आराम से बह रहा है, उसे हम कहते हैं धारा रेखीय प्रभाव। और पानी जब नल से ऐसे निकल रहा है कि आपको पूरा पैर में छींटा पड़ रहा है, एकदम झरझर झरझर करके, उथल पुथल करके निकल रहा है, तो उसे कहते हैं हम क्षुब्ध प्रवाह। तो जब क्रांतिक वेग से ज्यादा होगा तब वो प्रवाह कैसा हो जाएगा, क्षुब्ध हो जाएगा, और क्रांतिक वेग से कम होगा तब प्रवाह कैसा होगा, धारा रेखीय। इस प्रवाह को रेनॉल्ड नंबर से जानते हैं। किससे जानते हैं हम लोग, रेनॉल्ड नंबर से निकाला जाता है। अगर ये 1000 से कम है रेनॉल्ड संख्या तो वो धारा रेखीय प्रभाव होगा। अगर 2000 से अधिक है आपका तो वो क्या हो जाएगा, क्षुब्ध प्रवाह कहलाएगा। ठीक है, श्यानता शून्य हो जाती है, ऐसा नहीं है। पृष्ठ तनाव अनंत हो जाता है, ये भी आपका गलत है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हुक के नियम के अनुसार प्रत्यास्थता सीमा के भीतर प्रतिबल तथा विकृति के अनुपात को हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। हुक के नियम के अनुसार आपका स्ट्रेस बटा स्ट्रेन, स्ट्रेस बटा स्ट्रेन मतलब कि प्रतिबल बटा विकृति को क्या कहा जाता है, तो प्रत्यास्थता गुणांक कहा जाता है। ठीक है, ये हुक के नियम के अनुसार। अब बात करते हैं ये पॉइसन अनुपात जो है वो क्या है, पार्श्व विकृति। पॉइसन अनुपात किसे कहते हैं, तो पार्श्व विकृति, पार्श्व विकृति अब बटा है अनुदैर्घ्य विकृति। अनुदैर्घ्य विकृति का अनुपात ही क्या कहलाता है, पॉइसन अनुपात। पार्श्व मतलब किसी के लंबाई में अगर कोई विकृति आ गया, डिफॉर्म हो गया, चेंज हो गया, और उसके मोटाई में भी जो चेंज हो गया, उसके अनुपात को हम किससे सूचित करते हैं, तो पॉइसन अनुपात से किया जाता है। ठीक है, प्रत्यास्थता गुणांक जो होता है 3 तरह का होता है। एक को बोलते हैं यंग प्रत्यास्था गुणांक, एक को क्या बोलते हैं, यंग प्रत्यास्था गुणांक, उसे हम y से सूचित करते हैं। ठीक है, तो इसमें अनुदैर्घ्य प्रतिबल बटा अनुदैर्घ्य विकृति होता है। अनुदैर्घ्य 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 प्रतिबल अब बटा क्या होता है, अनुदैर्घ्य विकृति, अनुदैर्घ्य विकृति। ठीक है, विकृति यंग प्रत्यास्था बल। एक होता है आपका दृढ़ता गुणांक, क्या होता है, दृढ़ता गुणांक। तो दृढ़ता गुणांक क्या होता है आपका, तो अपरूपण प्रतिबल, अपरूपण प्रतिबल, अपरूपण अपरूपण प्रतिबल और बटा क्या होगा, अपरूपण विकृति।
अपरूपण विकृति, अपरूपण मतलब डिफॉर्म होना, चेंज होना, आपका जो चेंज हो गया है। और एक होता है आयतन प्रत्यास्थ गुणांक, एक और क्या होता है आपका आयतन प्रत्यास्थ गुणांक, आयतन प्रत्यास्थ गुणांक। तो आयतन प्रत्यास्थ गुणांक किसे कहते हैं, समान प्रतिबल लगाएं, क्या किए समान प्रतिबल लगाएं और आयतन विकृति हो गया, आयतन में चेंज आ गया, विकृति हो गया, और हम क्या लगाए थे समान प्रतिबल, समान प्रतिबल और आपका आयतन विकृति के अनुपात को आयतन प्रत्यास्थ गुणांक कहते हैं। प्रत्यास्थ गुणांक तीन तरह के होते हैं, एक आपका यंग प्रत्यास्थ गुणांक हो गया, दृढ़ता गुणांक हो गया जिसे कि ईटा से सूचित किया जाता है, और आयतन प्रत्यास्थ गुणांक हो गया जिसे कि v से सूचित कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रत्यास्थ गुणांक तो स्ट्रेस वाई स्ट्रेन हो गया, यंग पूछा जाएगा तो दोनों में आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन में अनुदैर्ध्य ऊपर नीचे लगा देना है। दृढ़ता गुणांक पूछा जाएगा तो अपरूपण लगा देना है, और अगर आयतन गुणांक पूछा जाएगा तो ऊपर समान प्रतिबल लगाए हैं और उसमें जो चेंज आ गया है वो आयतन में विकृति आ गया है। ठीक है, चलते हैं। हाँ, यहाँ पे आयतन घनत्व है तो घनत्व बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम, मास और वॉल्यूम को बताता है आपका घनत्व। सयांता गुणांक क्या है, तो सयांता गुणांक जो होता है जब किसी भी द्रव में सयांता पाई जाती है, मतलब कि उसके सतह जो होते हैं घर्षण करने से, आगे बढ़ने से सतह के बीच में एक फोर्स लगता है जो रोकते हैं। जैसे शहद की सयांता सबसे ज्यादा होती है, वो फ्लो बहुत धीरे धीरे गति से होता है, तो उसी में आपका निकलता है क्या सयांता गुणांक निकलता है। आगे बढ़ते हैं। तापमान में वृद्धि होने पर किसी द्रव के पृष्ठ तनाव और सयांता पर क्रमशः क्या प्रभाव पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा। जब हम कहीं पे भी टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं किसी द्रव का, तो उस द्रव में जो पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं उनके वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, और जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी जैसे ही बढ़ेगा जो पानी जो है उसमें जो ससंजक बल लगा हुआ है वो क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, और जैसे ही ससंजक बल कमजोर होगा पृष्ठ तनाव भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जैसे ही ससंजक बल कम हुआ उसकी सयानता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ससंजक बल के कारण ही तो वो जुड़े हुए थे, और जब वो कमजोर होंगे तो उसकी सयानता कम हो जाएगी ना, गाढ़ापन कमेगा, वो फ्लो जल्दी से हो सकेगा, और पृष्ठ तनाव भी क्या हो जाएगा, कम जाएगा, दोनों घट जाएगा, पृष्ठ तनाव भी और सयांता दोनों घटते। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। जब यही बात अगर हम गैस में करते तो सयांता क्या हो जाता, बढ़ जाता, सयांता क्या हो जाता, गैस के केस में बढ़ जाता। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। वायु में ध्वनि की चाल निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती है। वायु में ध्वनि की चाल तापमान पे निर्भर करता है, आर्द्रता पर भी करता है, गैसों के संगठन पर भी करता है, वायु के दाब पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि दाब में चेंज करते हैं तो घनत्व में भी चेंज होगा और दोनों चेंजेस कैंसिल हो जाएंगे, तो वायु के दाब पर कोई चेंज नहीं होता है। चलिए, यदि थोड़ी भिन्न आवृत्ति F1 और F2 की थोड़ी भिन्न बोला है, मतलब लगभग समान, दो ध्वनि तरंगे एक ही दिशा में गमन करती है तो उसको हम उसमें जो उत्पन्न होता है उसे विस्पंद बीट्स कहते हैं, और वो होता है उनके अंतर के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, उनके अंतर के क्या होता है, बराबर होता है। ये तो औसत दिख रहा है आपका निकलता हुआ। चलिए, एक प्रेक्षक, प्रेक्षक मतलब सुनने वाला, एक अस्थिर ध्वनि स्रोत की, स्रोत मतलब जहां से आवाज निकल रही है उसे हम स्रोत कहेंगे, और प्रेक्षक जो उसे सुन रहा है उस आवाज को उसे हम प्रेक्षक कहते हैं। अब ये क्या कर रहा है, प्रेक्षक जो है ध्वनि की स्रोत की ओर तीव्र गति से बढ़ रहा है, क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, इसकी ओर बढ़ रहा है, तो प्रेक्षक द्वारा ध्वनि के किस गुण में परिवर्तन, जितना ज्यादा हम जहां से आवाज निकल रही है उसके नजदीक जाएंगे तो आवृत्ति क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, आवृत्ति बढ़ेगी, पिच बढ़ेगा, तो आभासी आवृत्ति क्या होगी, बढ़ेगी, और जितना उससे दूर जाएंगे आभासी आवृत्ति क्या होती जाएगी, घटती जाएगी।
ठीक है। तरंग दैर्घ्य बढ़ेगी, आवृत्ति स्थिर रहेगी, नहीं आवृत्ति आपका क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और ये ऐसा होता क्यों है, तो डॉपलर प्रभाव के कारण, डॉपलर इफेक्ट या डॉपलर प्रभाव के कारण, डॉपलर प्रभाव में इसी को ही बताया गया है कि जब स्रोत और प्रेक्षक के बीच में सापेक्षिक गति होती है तो आपकी आवृत्ति बढ़ती है या घटती है, तो उसे ही हम डॉपलर प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी सभागार में, ऑडिटोरियम में बहुविध परावर्तन मतलब मल्टीपल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन जो है वो बार बार हो रहा है, बार बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, जा रहा है वापस आ रहा है, जा रहा है वापस आ रहा है, बार बार रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ये बार बार लगातार रिफ्लेक्शन बने रहने की घटना को अनुरणन, रिवर्बरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, रिवर्बरेशन कहते हैं, अनुरणन कहते हैं, ठीक है। अनुरणन का इस्तेमाल जो है सोनार में किया जाता है, यही मल्टीपल रिफ्लेक्शन का, रडार में इसका मल्टीपल रिफ्लेक्शन का यूज किया जाता है, रेड या फिर ब्लू शिफ्ट जो होता है वहां पे भी अनुरणन का, रिवर्बरेशन का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं रिजोनेंस, इसे बोलते हैं रिजोनेंस। अनुनाद क्या है, आप झूला पे बैठे होंगे, जब आप झूला पे झूलते हैं तो आराम से खुद से पीछे की ओर फोर्स लगाते हैं, बैठ के आगे की ओर लगाते हैं, तो ऐसे झूलते हैं। पर सही समय पर कोई आकर आपको धक्का दे दे तो आप में कंपन क्या होने लगेगा, तेज होने लगेगा, और साथ में आयाम भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, आयाम भी ज्यादा, कंपन भी ज्यादा। तो सही समय पर जो धक्का दे रहे हैं तब उसी घटना को हम अनुनाद कहते हैं, रिजोनेंस कहते हैं। विवर्तन किसे कहते हैं, तो विवर्तन प्रकाश या ध्वनि किसी भी बाधा के किनारे से टकराकर जो मुड़ जा रहा है उस घटना को हम विवर्तन कहते हैं। अपवर्तन किसे कहते हैं, तो ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन, कोई भी प्रकाश या फिर ध्वनि गया कोई बाधा से टकराकर उसी माध्यम में लौट जा रहा है, उसी दिशा में लौट जा रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपवर्तन, वो उसे हम परावर्तन करते हैं। और अपवर्तन किसे कहते हैं, जब माध्यम, माध्यम अपवर्तन पूछा गया, वो हम परावर्तन बता रहे थे। माध्यम जब चेंज हो जाए, जब कोई वस्तु द्रव से गैस में चले जाए या गैस से हवा से द्रव में चला जाए, तो माध्यम चेंज होने के कारण उनका वेग बदल जाता है, तरंग दैर्घ्य बदल जाता है, और वो थोड़ी सी मुड़ी हुई, झुकी हुई या ऊपर आती हुई प्रतीत होती है, तो उस फेनोमेना को हम अपवर्तन कहते हैं। जैसे कि कांच के ग्लास में रखी हुई पेंसिल टेढ़ी महसूस होती है, पानी में अंदर रखी हुई मछली ऊपर दिखती है, एक्चुअल उतना ऊपर होता नहीं है, उस फेनोमेना को अपवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रव्य सीमा की देहली तीव्रता 10 से 1000 गुना अधिक तीव्र ध्वनि का तीव्रता स्तर डेसिबल में कितना होगा, तो तीव्रता स्तर को हम L से सूचित करते हैं, 10 log 10 I बाई क्या होता है, I नॉट, और यहाँ I जो है आपका इंटेंसिटी वो दिया हुआ है 1000 गुना है, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे पुट करेंगे 1000 I नॉट और डिवाइडेड बाई I नॉट, ये फॉर्मूला आपको याद होगा तभी ये न्यूमेरिकल बन पाएगा। ये दोनों कैंसल हो जाएगा, इसको हम 10 टू का क्यूब लिख सकते हैं, और 10 और लॉग का भी आपको यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तब आप इसका इस्तेमाल करेंगे। लॉग m टू द पावर n, तो n लॉग m हो जाता है, तो 3 आगे आ जाएगा 10, और ये लॉग यहाँ बोला ना 10 से 1000 गुना, ठीक है, तो ये 3 आगे आ गया, और यहाँ पे 10 बेस में 10, इसकी वैल्यू, इतनी की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो ये 30, और इसको हम मेजर किस में करते हैं, डेसिबल में करते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किसी संख्यात्मक मान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का पाठ्यांक क्या होता है, समान होता है, तो इसके लिए आपको रिलेशन याद रखना होगा, C/5 F-32 और डिवाइडेड बाई 9 K-273 डिवाइडेड बाई 5, K केल्विन है, F फ़ारेनहाइट है, C सेल्सियस है। ये दोनों जो होता है डिग्री में होता है, K तो केल्विन में होता है। इन दोनों का पूछ रहा है कि कब दोनों सेम होगा, दोनों के जगह पे हम x का इस्तेमाल कर लेते हैं, x - 32 बाई 9,
क्रॉस गुना करेंगे 9x इज इक्वल टू 5x माइनस 160 हो जाएगा, गुना करेंगे 32 पचे 160, ठीक है। उसके बाद ये उसको उधर घटा देंगे, चल जाएगा, तो 4x बराबर माइनस 160, तो x बराबर माइनस 40, और डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट में ही लेते हैं, तो इसको माइनस 40 डिग्री पे ये क्या होगा, समान होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम के अनुसार एक आदर्श कृष्णिका मतलब ब्लैक बॉडी द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित कुल विकिरण ऊर्जा किसके समानुपाती होता है? तो ये स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का जो एनर्जी होता है वो समानुपाती किसके होता है? तो आपका T⁴, ठीक है, परम ताप की चौथी घात के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। स्टीफन कांस्टेंट को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम क्यों होता है? जल के असंगत प्रसार के कारण। इसे समझते हैं थोड़ा सा। 0 डिग्री से जब हम बढ़ाते हैं टेम्परेचर को राइज करते हैं, तो नॉर्मली कोई भी द्रव है तो उसका आयतन क्या होता है? बढ़ता है। और जब आयतन बढ़ेगा तो घनत्व क्या होता है? घटता है, क्योंकि हम जानते हैं कि घनत्व बराबर क्या होता है? मास बटा वॉल्यूम। आयतन, तो आयतन ज्यादा तो घनत्व कम। पर पानी के केस में क्या होता है? पानी के केस में 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी के केस में क्या होता है? आयतन आपका घटता है। आयतन क्या होता है? घटता है। और घनत्व क्या होता है? बढ़ता है। 4 डिग्री पर घनत्व सबसे अधिक होता है। बाकी फिर 4 डिग्री सेल्सियस से हम जब ऊपर जाते हैं तो नॉर्मल इस तरह से ही बिहेव करता है। तो जल के असंगत प्रसार के कारण आपका जो होता है 4 डिग्री पर जल का घनत्व क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। और इसी के कारण ठंडे प्रदेशों में झील में ऊपर बर्फ जम जाती है, उसके अंदर 4 डिग्री सेल्सियस पर वो क्या होता है? सुरक्षित जलीय जीव जंतु सब रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, एक कॉर्नोट नाम का एक इंसान था जो कि आदर्श इंजन की खोज किया था, और ये रिवर्सिबल प्रक्रम पर काम करता है, जिसमें T1 स्रोत का ताप है और T2 सिंक का ताप है। T2 सिंक का ताप टेम्परेचर देने पर भी नहीं बढ़ रहा है और T1 से लेने पे भी नहीं घट रहा है। तो इस तरीके से इसकी दक्षता, जिसे ईटा से सूचित किया गया है, तो दोनों के केल्विनों को दुगना कर दिया जाए, तो ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई क्या होता है? T1। अब दोनों को जब आप दुगना कर दोगे तो जाहिर सी बात है ये कैंसिल होके पहले जैसा ही रह जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊष्मा स्थानांतरण की कौन सी विधि में भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? मीडियम नहीं चाहिए, विकिरण को कोई मीडियम नहीं चाहिए। चालन, संवहन, विकिरण तीनों ताप स्थानांतरण का माध्यम होता है। चालन जो होता है आपका ठोस में होता है, संवहन जो होता है आपका द्रव में होता है, और सूर्य से जो भी प्रकाश हम तक आ रही है वो विकिरण के थ्रू ही आ रहा है। विकिरण में कोई माध्यम निर्वात में भी चल सकता है, माध्यम की जरूरत नहीं होती है। बाष्पीकरण तो बिना बॉइलिंग पॉइंट पे गए हुए ऊपर का सरफेस क्या होता है? ऊपर के सरफेस का लिक्विड चेंज होता है गैस में, तो इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी तरंग परिघटना यह अकाट रूप से सिद्ध करती है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है? अब सबसे पहले जानते हैं कि अनुप्रस्थ प्रकृति कहते किसे हैं। तो जब कोई वेव जो है, तरंग जो है, किसी दिशा में बढ़ रही है और उसमें जो कण है, कण उसी दिशा में ना जाके अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन में जा रहा है, मतलब दोनों के बीच में देखा जाए तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो उस टाइप के प्रकृति की तरंग की प्रकृति को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, जो कि प्रकाश तरंग होता है। और इसी पे आपका वर्क करता है ध्रुवन। ध्रुवन जो होता है, परपेंडिकुलर जो कण होता है, तो उस परपेंडिकुलर दिशा में जब कण जाती है तरंग के, तो सभी को एक ही दिशा में संचरित कर देता है ध्रुवन। तो ये आपका ध्रुवन के कारण ऐसा होता है, मतलब कि ध्रुवन ही इस चीज को शो करता है। जबकि बात हम ध्वनि तरंग की करें तो ध्वनि में
तरंग का जो दिशा है उसी दिशा में कण भी क्या करता है, आगे टू एंड फ्रो का मोशन करता है, आगे और पीछे का मोशन करता है। तो इसे कहते हैं अनुदैर्घ्य तरंग। क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। ठीक है, अपवर्तन हम समझ चुके हैं, विवर्तन भी समझ चुके हैं। व्यतिकरण क्या होता है? जब समान आवृत्ति वाले प्रकाश की तरंगे एक साथ आती है तो वो डेजलिंग लाइट करता है, मतलब बहुत चमक हो जाती है उसमें। और अलग अलग आवृत्ति वाले तरंग जब साथ आती है तो वो डिम लाइट, जिसे संपोषी और विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। साबुन का बुलबुले का जो चमकना होता है वो व्यतिकरण के कारण ही होता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है, यदि निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक जो है 1.5 है तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी? उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी? तो अपवर्तनांक इज इक्वल टू जानते हैं c बाई क्या होता है v। यहाँ पे आपका ये वेलोसिटी ही तो पूछा जा रहा है तो c बाई म्यू कर देंगे। c 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड हम जानते हैं कि प्रकाश की चाल होता है। सूर्य का प्रकाश जो हमारे तक आता है इतना समय लेता है। और म्यू कितना दिया हुआ है? 1.5, पॉइंट हटाएंगे 0, ये 15 दूना 30, तो 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। म्यू अपवर्तनांक है, सी प्रकाश की चाल है और भी उस माध्यम में प्रकाश की चाल है। प्रयोग द्वारा यह किसने सिद्ध किया था कि जल की तुलना में वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक होती है? यह प्रयोग द्वारा लियो फूको ने किया था, जबकि इस चीज को सबसे पहले हाइगेंस ने बताया था। पर इसको प्रयोग द्वारा घूर्णन दर्पण का इस्तेमाल करके, घूर्णन दर्पण का इस्तेमाल करके लियो फूको ने घूर्णन दर्पण का इस्तेमाल करके इसका प्रयोग किया था। पर इस चीज को पहले बताया किसने था? हाइगेंस ने। और न्यूटन के द्वारा एक कणिका सिद्धांत दिया गया था, जो कि उसमें कहा गया था कि प्रकाश की जो आपका जल की तुलना में निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक होती है, तो उसमें जल में प्रकाश की चाल अधिक बताया गया था न्यूटन के द्वारा कणिका सिद्धांत में। इस काम को लियो फूको के द्वारा गलत सिद्ध किया गया और हाइगेंस के द्वारा जो कहा गया था उसकी पुष्टि भी हुई। और ये थॉमस यंग जो है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का प्रयोग करके व्यतिकरण को बताए थे। व्यतिकरण, जिसके कारण साबुन के बुलबुले रंगीन दिखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सी राशि पूर्णतः अपरिवर्तित रहती है? मतलब कौन सी राशि नहीं बदलती है? तो आपका आवृत्ति जो होता है बिल्कुल नहीं बदलता है। तरंगदैर्घ्य बदल जाएगा, वेग बदल जाएगा और आयाम भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश की किस प्रकृति को प्रकाश वैद्युत प्रभाव प्रकाश की किस प्रकृति को प्रदर्शित करता है? प्रकाश जो होता है वो डुअल नेचर रखता है, तरंग के जैसा भी बिहेव करता है प्रकाश, और प्रकाश की बात कर रहे हैं, और कण के जैसा भी। प्रकाश वैद्युत प्रभाव जो होता है कण प्रकृति को बताता है कि प्रकाश ऊर्जा के पैकेट के रूप में है, फोटोन जिसे कहते हैं ऊर्जा का पैकेट। उसी में बताया गया है प्रकाश वैद्युत प्रभाव में, जब किसी धातु पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब कि बहुत अधिक एनर्जी वाले प्रकाश को गिराया जाता है तो इस धातु से इलेक्ट्रॉन निकलकर बाहर आ जाता है। इसी घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं और इसके लिए आइंस्टीन जो है उनको 1921 में नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, इसी के लिए। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को, उत्तल लेंस में आप इसको पॉजिटिव में लीजिएगा, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर और ये उत्तल में बोला जा रहा है। ठीक है,
और पी आपका 30 सेंटीमीटर वाले फोकस दूरी वाले अवतल लेंस में, और अवतल में इसका साइन हम किस में लेते हैं, माइनस में लेते हैं 30 सेंटीमीटर। आपको इस संयोजन की क्षमता क्या होगी, तो संयोजन P कॉम्बिनेशन निकालने के लिए P1 प्लस P2 कर देते हैं, इसको P1 नाम दे देते हैं, इसको P2, यहाँ पे 1/f1 हो जाएगा, यहाँ पे 1/f2। पावर और फोकल लेंथ दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, और जब हम इसे मीटर में लेते हैं तो ऊपर 1 लिखते हैं, पर यहाँ सेंटीमीटर है तो 100 लिख देंगे, तो 100/20 करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 डायोप्टर। डायोप्टर जो होता है यूनिट होता है पावर का, और यहाँ पे 100/30 करेंगे तो आपका 3.3 डायोप्टर आएगा। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन है तो 5 डायोप्टर, और ये माइनस में आएगा चूंकि, क्योंकि हम इसको माइनस में ही लिए हैं, तो माइनस 3.3 डायोप्टर, तो ये लगभग क्या हो जाएगा 7 और 4 माइनस 1 3 करेंगे तो 1, तो 1.7 लगभग आ रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी नहीं, ए ही सही होगा, क्योंकि ये माइनस में वैल्यू नहीं आएगी, ये तो वैल्यू प्लस में ही आएगी, तो आपका वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, एक उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए ताकि उसका वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बने। उत्तल लेंस में बात किया है तो इसे हम वक्रता केंद्र पर 2f पे ही रखेंगे। बस एक केस में होता है कि आपका उल्टा नहीं इमेज बनता है, सीधा बनता है। नॉर्मली सारे केसेस में वास्तविक उल्टा ही बनता है। आकार जो होता है चेंज होता है, पहले बिंदु के समान, फिर थोड़ा बड़ा, फिर समान आकार बड़ा, इस तरीके से। जबकि अगर बात अवतल लेंस की किया जाता, अवतल लेंस का किया जाता, तब उसमें आपका जो इमेज बनता वास्तविक नहीं बनता, आभासी बनता सदैव, और क्या बनता, सीधा बनता, और साथ में क्या बन जाता, आपका वस्तु से छोटा बन जाता, वस्तु से छोटा। ठीक है, वस्तु से छोटा बनता। नेक्स्ट प्रश्न है, जब आपका अपवर्तनांक दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है 1.5 वाले एक अवयोतल बाइकॉन्वेक्स लेंस को एक अपवर्तनांक लिक्विड का, मतलब ये आपका लिक्विड का अपवर्तनांक है, द्रव का, और ये ग्लास मतलब कि लेंस का अपवर्तनांक है, डुबाया जाता है, तो द्रव में इसकी फोकस दूरी क्या होगी। देखिए समझिएगा, फोकस दूरी क्या होगी ये पूछा जा रहा है। तो लेंस मेकर फॉर्मूला से P बराबर हम लिखेंगे 1/f। ठीक है, P बराबर 1/f लेंस मेकर फॉर्मूला से, और उसके बाद हम ले लेते हैं 1 माइनस म्यू आपका ग्लास का और y लिक्विड का इंटू 1/r1 माइनस r2, r1 और r2 वक्रता त्रिज्या। अब ये दोनों वैल्यू सेम है तो ये कट के 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 करेंगे 0, और 1/f बराबर 0 आएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, अनंत आ जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। लेंस का वह कौन सा दोष है जिसके कारण मुख्य अक्ष से परे बिंदुवत वस्तुएं धूमकेतु के आकार की दिखाई देती है, कोमा एप्लांटिक, एप्लांटिक लेंस के द्वारा इसे ठीक किया जा सकता है। देखिए होता क्या है कि मुख्य अक्ष से परे बिंदुवत वस्तुएं जब आती है तो अलग अलग बिंदु के रूप में आती है, तो वो एक धूमकेतु जैसा पूंछ वाले तारे की जैसा नजर आती है, जिसे हम कोमा कहते हैं। गोलीय विपथन क्या है, तो जब कोई भी वस्तु प्रिंसिपल एक्सिस पे रखी होती है वो अच्छी मतलब स्पष्ट नहीं दिखाई देती है तो उसे गोलीय विपथन कहते हैं। वर्ण विपथन जो होता है, श्वेत प्रकाश के सभी कलर का अपवर्तनांक अलग अलग होता है जिसके कारण वर्ण विपथन दिखता है, स्पेक्ट्रम दिखता है, आपका व्हाइट लाइट में 7 कलर्स दिखते हैं। अबिंदुकता एस्टिमेटिज्म से कहते हैं अबिंदुकता में क्या होता है, आपका समान दूरी पर कोई क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर वस्तु रखी हुई है तो दोनों में हम अस्टिमेटिज्म के कारण क्लियरिटी नहीं पहचान पाते हैं, तो इस दोष को अबिंदुकता कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, लेंस मेकर फॉर्मूला जो भी हम देखे थे,
के अनुसार यदि वायु में f फोकस दूरी वाले एक सममिति द्विउत्तल लेंस को उसके मुख्य अक्ष के अनुदिश दो बराबर भागों में काटा जाए तो प्रत्येक भाग की फोकस दूरी क्या होगी। जब हम उसमें उसके मुख्य अक्ष के अनुदिश काट रहे हैं कोई चेंज नहीं आएगा, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, इस तरीके से काट रहे हैं तो अपरिवर्तित रहेगा, पर जबकि हम ऊर्ध्वाधर रूप से काटते तब उसमें चेंज आता और वो 2f के बराबर होता। बाकी f/2 4f किसी में चेंज नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।